हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट है ये आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें दिया गया है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग आपके लिए किस प्रकार बेनिफिशियल रहता है, जब आप चैप्टर कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हो तो जब आपको क्विक रिवीजन करनी होती है तो माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो कॉन्सेप्ट मैप इस पे हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज मैटर। मैटर क्या है, फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा। बच्चों, मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ें हमें चारों तरफ अपने दिखाई दे रही हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, वो सब क्या होती हैं? वो सब मैटर होती हैं। द मैटर इज अ मटीरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप। ठीक है, it is anything that occupies space and has mass and offer resistance to any applied force। यानी जो भी मैटर होगा उसका अपना क्या होगा, वो अपना एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसका अपना एक मास होता है। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मैटर है वो किससे मिलके बना है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, matter is made up of particles and the particles of matter are very very small। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? वो कॉन्टिन्यूसली वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। आप इनके मूवमेंट का कारण क्या है? इनके मूवमेंट का कारण होता है काइनेटिक एनर्जी। एज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी सो दे कॉन्टिन्यूसली मूव। As the temperature rises, particle move faster because kinetic energy of the particle increases। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे क्या होता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या करेगी? वो इंक्रीज करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv²। यानी आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है? वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। When we make tea, कॉफ़ी और लेमोनेड यानी नींबू पानी जब हम बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। This shows that there is enough space between the particles of matter। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये हमारे लिए। हम नींबू पानी बनाते हैं तो पानी के अंदर जब हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर जो है वो क्या करती है? वो पानी के अंदर के वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उनके बीच में उनकी अरेंजमेंट होती है और उनके बीच में जो ये स्पेस है इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर वो जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल दिया गया है, वाटर है, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला, उसको स्टर किया और क्या होगा? पानी जो है वो कंप्लीट नमकीन हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्ट ने अपनी जो पोजीशन है वो ऑक्युपाई कर ली है। ठीक है, इससे जो वाटर का लेवल है वो राइज नहीं होता जब तक वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस रहता है, तब तक वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। When we open a water tap, try to break the stream of water without finger। Can we do this? यानी वाटर की टैप आप जब ऑन करते हो तो उसको फिंगर से ऐसे काटने की कोशिश करो, क्या आपका पानी को काट पाओगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर। जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो इकट्ठे रहते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। यानी जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के केस के में क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर जो साइज है, ठीक है, वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि उनके बीच में जो स्पेस है वो कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे। सेकेंड इसमें क्या बताया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉलिड के केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। यानी सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण हम हवा में अपना हाथ जो है वो हिला पाते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम उसके अंदर अपना हाथ इस तरह से नहीं हिला पाते जैसे हम हवा में या पानी में अपना हाथ हिला पाते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है सॉलिड के केस में जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है, लिक्विड के केस में सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, लेकिन गैसेस के केस में मूवमेंट जो पार्टिकल्स की है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें बताया गया है कि अरेंजमेंट कैसी होती है। इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, लिक्विड के बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा है, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, 3 स्टेट्स हैं। वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारी बॉडी को भी हम 3 जो है स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, बोन्स एंड टीथ, वो क्या है, सॉलिड हैं। ठीक है, सेकंड जो है ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड। जो ब्लड है और जो बॉडी के अंदर वाटर है वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट है। एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस एंड ऑल्सो देयर इज 70% ऑफ वाटर इज इन आवर बॉडी। हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर जो एयर है वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। नेक्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट हम करेंगे अब सॉलिड स्टेट। काफ़ी इजी है, आप सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों को अगर कंपैरिजन करके याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से इसको लर्न करना। सो फर्स्ट क्या है, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी हमने पढ़ा, दे हैव डेफिनेट शेप। आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें सॉलिड हैं, आप उसी को देखते हुए इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लर्न कर सकते हो। लाइक टेबल है, ठीक है, आप जिस डिवाइस से पढ़ रहे हो वो भी सॉलिड है, आपके हाथ में पेन है वो भी सॉलिड है, कॉपी है वो भी सॉलिड है। सो उसकी क्या है, एक डेफिनेट शेप है, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, ठीक है। इट हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी यानी वो जो है रिजिड है, कठोर है, साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबिलिटी है उसके अंदर। इनकम्प्रेसिबिलिटी यानी उसको आप दबाओगे तो वो कंप्रेसिबल नहीं है, उसको हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट डी, इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। आप कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। रबर बैंड क्या है, रबर बैंड सॉलिड है बट बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, लेकिन हम रबर को जब खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ये एक्सेप्शन केसेस हैं सॉलिड के, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी शेप रीगेन कर लेती है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। The kinetic energy of the particle in the solid state is very less and therefore solid have fixed and rigid shape. Now we can compress sponge as its pore are filled with air but it is solid. अब देखिए जो स्पंज होती है, स्पंज के अंदर क्या होता है, इस तरह एयर जो है उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो है वो भरी हुई होती है, बट उसको हम सॉलिड कैटेगराइज करते हैं। बट हम इसको जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच की जो एयर है वो निकल जाएगी और स्पंज जो है वो कंप्रेसिबल हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड।
बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड। अब जो शुगर है या सॉल्ट है, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालते हो, शुगर सॉल्ट वही शेप ले लेती है। लेकिन अगर आप सॉलिड शुगर या जो सॉल्ट है उसके एक पार्टिकल को देखें तो उसकी जो क्रिस्टल है उसकी शेप जो है वो जो है कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो है एक जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसलिए इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखो तो इसको आप जिस भी कंटेनर में डाल दोगे, जैसे भी शेप के कंटेनर में डाल दोगे, वो उसी तरह की शेप ले लेता है। नेक्स्ट हम करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट आर इट हैव फ्लूइडिटी, दे आर नॉट ए रिजिड। यानी उसके अंदर फ्लूइडिटी है, यानी वो जो है क्या करता है, वो बह सकता है, फ्लूइड है तो बह सकता है। दैट इट इज़ नॉट रिजिड। सेकेंड, लो कंप्रेसिबिलिटी, यानी सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, जबकि लिक्विड के केस में कुछ जो है ये कंप्रेसिबल है। सी, नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज एंड दे टेक शेप ऑफ द वेसल एंड इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लिक्विड के केस में बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम इज सेम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड के केस में इसकी वॉल्यूम को क्या रखता है, इसकी वॉल्यूम को सेम रखता है। लिक्विड्स आर सब्सटेंस हैव फिक्स वॉल्यूम, तो इनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे वैसे ही वो शेप ले लेगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। नेक्स्ट, द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है डिफ्यूज होकर वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। ड्यू टू दीज गैसेज एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल आर एबल टू सर्वाइव। जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिजोल्व फॉर्म की जो ऑक्सीजन होती है उससे ब्रीथ करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एंड डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मेथड वो सॉलिड के केस में बहुत कम होता है, जबकि लिक्विड के केस में सॉलिड से ज़्यादा होता है। थर्ड लास्ट वन स्टेज करेंगे हम, दैट इज गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में देखिए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी इसकी। सबसे फर्स्ट है इट हैव फ्लूइडिटी। तो ये इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, यानी ये भी जो है क्या है, फ्लूइडिटी, फ्लूइड है ये। जिस तरह लिक्विड जो है वो क्या करता है, वो बह सकता है, तो जो एयर है वो भी बह सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। इट हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में कम होता है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए हाई कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। इट हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, तो एयर की कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। इट हैव नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है। इट हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। The particles in a gas are free to move in any direction, hence gases can flow. Gases are substances that don't have fixed volume and occupy all the volume available to them. So gases जो है उनका कोई fixed volume नहीं होता है। आप gases को कितना भी बड़ा कंटेनर लेके उसमें छोड़ दोगे तो ये पूरी जो है कंटेनर उसमें फैल जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, pressure of gas is the force applied on the walls of the vessel by the irregular moving gas particles. अब देखिए अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो है जब उसके पार्टिकल मूव करते हैं तो वो जो भी कंटेनर के अंदर होती है तो उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर वो प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, लिक्विड से वो वेपर में चेंज किया जा सकता है गैसियस स्टेट में। यानी जो हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, वाटर जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड इन केस ऑफ आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस इन वाटर वेपर फॉर्म। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, हीट करते हैं जब हम आइस को तो वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगी और उसके बाद वो वाटर वेपर्स बनती चली जाती है। नेक्स्ट, चेंज इन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। तो जो भी फिजिकल स्टेट हैं, चाहे वो लिक्विड टू सॉलिड है, सॉलिड टू लिक्विड है, तो उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट उसके लिए जो मेथड है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज करके हम स्टेट्स जो है मैटर की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है।
मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, यानी जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो वाटर फॉर्म कर रहे हैं। यानी इसमें क्या है, इसमें सॉलिड स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में। अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, यानी गर्मियों में जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर, तो जो बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब वाटर बॉयल करता रहेगा तो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 K, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना होता है, 273.16 केल्विन, या आप पढ़ोगे इसको 0 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज even though heat is being supplied continuously due to latent heat of fusion। मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब आप आइस को हीट दोगे तब भी उसके टेम्परेचर में राइज नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, दैट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। जो आइस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पहले किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब उनको लिक्विड में आने के लिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। सो वो जो एनर्जी है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। तो ये जो हिडन हीट होती है ये केवल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के उनको ब्रेक करने के काम आती है, जिसके कारण ये टेम्परेचर में राइज नहीं करती। At 0 degree Celsius, energy of water particles is much more than the energy of particles of ice at 0 degree Celsius। यानी अगर आप बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसी पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही एक तो वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, उसमें आइस है, ठीक है। वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है और आइस का भी है, तो इन दोनों में से किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इन दोनों में से वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आइस के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी गई है, तब वो किस में कन्वर्ट हुई है, वो वाटर में कन्वर्ट हुई है, इसलिए वाटर के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kilogram solid to its liquid state at its melting point at atmospheric pressure। तो ये क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। 1 किलोग्राम जो सॉलिड है उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है हमें, बॉइलिंग पॉइंट यानी द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल। यहाँ पे बॉयल क्या होगा, लिक्विड। ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। सो नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड। 1 किलोग्राम लिक्विड को जब हम इसकी गैसीय स्टेट में चेंज करते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। During boiling, the temperature of water does not rise even though heat is being supplied continuously, as this heat of vaporization is used up to overcome the force of attraction between water particles। अब देखिए वाटर को किस में कन्वर्ट होना है, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होना है, और जो वेपर्स हैं वाटर के जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक होंगे तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सो वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए क्या दी गई, इसको हीट दी गई, और जो हीट दी गई है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट
At 100 degree Celsius, energy of water vapors is much more than the energy of water at 100 degree Celsius. So we can change one state of matter into the another state by changing temperature. So 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, जो एनर्जी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या है, वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वेपर्स जो हैं उनके अंदर एनर्जी वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द वाटर। जिस तरह से वाटर के अंदर एनर्जी ज़्यादा थी एट 0 डिग्री सेल्सियस एज़ कंपेयर टू आइस, इसी तरह वेपर्स के अंदर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए, हम टेम्परेचर का चेंज करके, हमने देखा कि हम टेम्परेचर का चेंज करके किस तरह से जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट वी कैन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसको हमने सॉलिड को हीट दी, हमने लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट दी, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। और अगर हम गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे जैसे हम आइस जो है वो फॉर्म करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर किस फॉर्म में होगा, 25 डिग्री सेल्सियस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वाटर जो है किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बन जाएगा, साथ ही वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है क्योंकि बहुत चिल्ड वाटर है, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट, एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वाटर इज इन गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर भी होगा, साथ ही स्टीम फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन देखिए सिंपल है कि कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, वो डायरेक्ट वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाए। एक तो सब्लिमेशन ये हो गया। सेकंड, वेपर्स जो हैं वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएं, ये भी क्या होगा, सब्लिमेशन। यानी इनके बीच से जो लिक्विड स्टेट है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है इस प्रोसेस में। सो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल दिया गया है, जब आपके पास अगर कैम्फर है या अमोनियम क्लोराइड है, उसको आप हीट करते हो चाइना डिश में, ठीक है, तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड वो डायरेक्ट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो इसके इस तरह से जो फनल है, ठीक है, उसकी वॉल्स के ऊपर चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, किस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड का सब्लाइम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ नमक दिया गया है NaCl, तो हम अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पर सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और सेकंड प्रोसेस जो है कि किस तरह से हम सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट की जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर चेंज करके, दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर में चेंज करके भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है, गैस है। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बट होगा क्या इसमें, जब हम उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, पार्टिकल्स जो गैस के हैं उनके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, गैस जो है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को इंक्रीज़ करके। यानी टेम्परेचर हमने कम करना है और प्रेशर हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है। तो इस तरह से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस कैन बी ब्रोट क्लोज टुगेदर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे पार्टिकल्स पास आएंगे और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2, ये चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो प्रेशर को जब रिड्यूस किया जाता है टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। नेक्स्ट है, द स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्लो चार्ट जो दिया गया है यहाँ पे। सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है, मेल्ट हो रहा है
इसी तरह लिक्विड इवेपोरेशन प्रोसेस है जिससे वो गैस में कन्वर्ट होगा। और हमने देखा था अभी गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है या सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसी तरह अगर गैस को हमें लिक्विड में चेंज करना है तो प्रोसेस इज कंडेंसेशन, और लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में चेंज करना है दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, याद रखेंगे एक सरफेस फिनोमिना है ये, इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, जिसमें लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप जो है फ्लोर है उसके ऊपर पानी फैला देते हो तो क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद वहाँ पर पानी आपको नहीं मिलता, पानी कहाँ गया, पानी इवेपोरेट हो गया। ठीक है, जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो गया। सो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी वहाँ पर बॉइलिंग नहीं हुई है, ठीक है, उसको इतनी हीट नहीं मिली कि वो बॉयल हो जाए, लेकिन वो इवेपोरेट हो गया है। तो यही डिफरेंस होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगी किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की, लेकिन इवेपोरेशन वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड इससे क्या होता है, इट ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो ब्रेक हो जाता है, और जिसके कारण उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है और जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, अब आपको पता है एक्सपोज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं लिक्विड का तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आप पानी जो है, एक तो आप पानी बड़ी प्लेट में रखते हो, एक कप में रखते हो, तो जो इवेपोरेशन है वो किस में ज़्यादा होगी, वो प्लेट में ज़्यादा होगी कप की बजाय, क्योंकि सरफेस एरिया प्लेट का ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हैंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, when the humidity of air is low evaporation rate get increase, यानी ह्यूमिडिटी अगर एयर में ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाती है। ठीक है, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, यानी अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमने देखा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी इवेपोरेशन रेट इंक्रीज करेगी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उससे हमेशा कूलिंग, वो क्या करता है, वो हमेशा कूलिंग कॉज करता है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। इसका क्या मतलब है कि देखिए जब भी इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो कहाँ से लेगा, एनर्जी लेगा अपने आसपास से। अपने आसपास से जब एनर्जी ले लेगा तो आसपास क्या हो जाएगा, आसपास जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा जिससे कूलिंग कॉज होगी। सो एग्जांपल दिए गए हैं, व्हेन वी पुट एसीटोन इन आवर हैंड, एसीटोन जब हम अपने हाथ पे रखते हैं तो वो वेपोराइज होता है और हमें हाथ पे जो है ठंडक महसूस होती है, कूल फील होता है। उसका यही रीज़न है कि जो एसीटोन है उसने इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी जो ली वो हमारे हैंड से ली, जिसके कारण हमें कूल फील हुआ। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, we should wear cotton cloths in summer to keep cool and comfortable as cotton is good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body and expose it to air for evaporation of sweat, thus cools our body। हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल हैं। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि इनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। ये जो हमारा स्वेट है, पसीना है, उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर सरफेस फिनोमिना होता है, इवेपोरेशन होता है।
इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा, जो है एनर्जी हमारी बॉडी से लेता है, आसपास से लेता है, स्वेट जो है वो इवेपोरेट होने के लिए। अब अगर हमारी बॉडी से एनर्जी ली जाती है तो हमें किसका कैसा फील होगा, हमें कूल फील होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। समर सीजन में क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वाटर जो है वो उसको फैलाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू एवेपोरेट दस मेकिंग द प्लेस कूल। जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, गर्मी में वो जो है अपने चारों तरफ से एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेगा तो चारों तरफ की जो सराउंडिंग है वो कैसा हो जाएगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इवेपोरेशन फिनोमिना है वो कूलिंग जो है वो कॉज करता है। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।